और अब खबरें तफसील से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चंद तलबा कश्मीर में एनकाउंटर में मारे गए हिज़्ब मिलिटेंट मनानवानी की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने की कोशिश कर रहे थे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने सख्त कार्रवाई करते हुए 3 तलबा को मुअत्तल कर दिया है। यूनिवर्सिटी कैंपस में ताज़ियती जलसे के इनेकाद पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कैंपस में माहौल कशीदा है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि मुल्क मुखालिफ कार्रवाइयां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वहीं अलीगढ़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सतीश गौतम ने AMUVC को खत लिखकर मुतालबा किया था कि जम्मू कश्मीर के तलबा को जांच के बाद ही यूनिवर्सिटी में दाखिला दिया जाए, वहीं उन पर नजर भी रखी जाए। MP में वोटर लिस्टों में गड़बड़ी के मामले में कांग्रेस की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। MP कांग्रेस सदर कमलनाथ और राजस्थान कांग्रेस सदर सचिन पायलट ने दस्तावेजी शक्ल में वोटर लिस्टें देने की मांग की थी। साथ ही तमाम असेंबली हलकों में कम से कम 10% पर्चियों की रैंडम गिनती और EVM से मिलाने की भी मांग की थी। हैदराबाद में TDP लीडरों के खिलाफ छापेमारी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में TDP MP CM रमेश के घर और दफातर पर महकमे इनकम टैक्स ने छापे मारे। ये कार्रवाई CM रमेश के खिलाफ हैदराबाद और दीगर मकामात पर हुई है। 10 दिन पहले भी आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर छापेमारी की गई थी। Only they targeted Telugu Desam leaders. Last 10 days back, what happened? Our senior leader Mastan Rao and Rama Rao, day before yesterday Sujana Chaudhary, today entire my family and my friends and relatives, they are going to search. Okay, let them search. But what I am requesting, what I am bringing to the media notice, this is clear-cut political vendetta. When the elections are there, who are opposing the policies of this government, they are doing like this. Same thing happened in Tamil Nadu, same thing happened in Karnataka, same thing happened in Bengal. Now in Telangana and Andhra Pradesh, they are targeting Telugu Desam leader. जनूबी कश्मीर के मीरवाइज काजी अहमद यासिर को ओहदे से हटा दिया गया है। ये इकदाम मीरवाइज के फहश वीडियो और तस्वीर वायरल होने पर किया गया है। काजी यासिर के नाना इल्हाज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उनकी बरतरफी का ऐलान किया है। ये ऐलान फेसबुक पर आम किया गया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के सरपरस्त हैं। काजी यासिर को इंस्टीट्यूट के सदर के ओहदे से भी हटा दिया गया है। गुजरात में जिस तरीके से शुमाली हिंदुस्तानियों पर हमले किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ स्वराज इंडिया ने दिल्ली के गुजरात भवन के बाहर मुजाहिरा किया। स्वराज इंडिया दिल्ली के सदर कर्नल जयवीर सिंह ने बताया कि गुजरात में दीगर रियासतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद पर हो रहे तशद्दुद की वजह से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा दीगर रियासतों के अफराद गुजरात छोड़ चुके हैं। आज भी लोगों के गुजरात छोड़ने का सिलसिला जारी है, जबकि गुजरात में रह रहे दीगर रियासतों के अफराद आज भी खौफ और अदम तहफ्फुज के माहौल में जी रहे हैं। गुजरात में जिस तरीके से उत्तर भारतीयों के साथ बर्ताव हो रहा है, उसके खिलाफ यहाँ पर स्वराज इंडिया ने गुजरात भवन के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष जयवीर जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांग है। जयवीर जी, आज दिल्ली के गुजरात भवन के बाहर आप लोगों ने प्रदर्शन किया, तो क्या कुछ मांगे हैं आपकी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारा बेसिक हम आज जो भी गुजरात में हो रहा है, हिंदी भाषी जो भी लोग हैं वहाँ पे, उनसे भाषा बुलवा कर पिटाई की जा रही है। हज़ारों लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे और रेजिडेंट कमिश्नर के थ्रू हम एक ज्ञापन देना चाह रहे थे, जो हम दे के आए। तो आपने जो ज्ञापन रेजिडेंट कमिश्नर को दिया है, उस ज्ञापन में क्या कुछ मांगे आपने की हैं? बेसिक हमारी मांग एक है कि हमें संविधान मौलिक अधिकार देता है कि हम कहीं पर भी हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में अपनी रोजी रोटी कमाने जा सकते हैं। उस मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। हमने बोला है कि वहाँ पे शांति लाई जाए और आपके जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको भी आपके थ्रू हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी तक एक ट्वीट भी नहीं किया इसके बारे में, कोई लफ्ज़ नहीं बोला है जिससे वहाँ पे शांति आए। ऐसे करके तो
मैंने रेजिडेंट कमिश्नर मैडम को बोला कि आज हम यहाँ पे हम दिल्ली के नहीं हैं, आप भी दिल्ली की नहीं है। अगर ऐसा दिल्ली वाले बोलने लगे तो फिर क्या होगा, ये देश बिखर जाएगा, कैसे रहेगा। तो इसको करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और पहल करनी चाहिए शांति जिससे वहाँ पे गुजरात में आई। तो जिस तरीके से शांति की अपील को लेकर आपने ज्ञापन दिया है, तो क्या लगता है कि ये मुहिम पलायन को रोक पाएगी, कि जो लोग वहां से पलायन कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी? मेरे ख्याल से जितनी भी ताकतें जुड़ रही हैं, स्वराज इंडिया ही नहीं बाकी लोग भी इस मुहिम में लगे हुए हैं। आपके माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी झूठ फरेब जुमलेबाजी ज़्यादा दिन नहीं चलती है। कब तक आप इन झूठ फरेबी के चक्रव्यूह में जनता को फंसा के रखोगे। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ स्वराज इंडिया के जयवीर जी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर भारतीय लोग गुजरात से पलायन कर रहे हैं, इसका सीधा असर वहां के व्यवसाय पर तो पड़ ही रहा है, इसके साथ उनके रोजगार पर भी पड़ रहा है। जिसकी मांग को लेकर उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि वहां पर जिस तरीके का बर्ताव उत्तर भारतीयों के साथ हो रहा है, ऐसा बर्ताव ना किया जाए और शांति की अपील की है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ में रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मगरबी बंगाल में दुर्गा पूजा कमेटियों को सरकारी फंड देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता हुकूमत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ममता हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए हुकूमत के फैसले की आईनी हैसियत का जायजा लेने की बात कही है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने 28,000 दुर्गा पूजा कमेटियों को 10,000 रुपए ग्रांट देने का फैसला किया है, जिसके खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अर्जी गुजार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने बताया 28 करोड़ रुपया जो सरकार ने अलॉट किया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस पूजा कम्युनिटीज, अकॉर्डिंग टू द सरकार का बात है कि हम ये कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे से इन्होंने अलॉटमेंट किया है। तो कोर्ट ने ये बताया कि पैसा जो खर्च होगा बिल्कुल सरकारी पुलिस अधिकारी से ही खर्चा होगा, उनका ही जिम्मेदारी होगा पैसा कैसे खर्च हुआ, किस काम पर खर्च हुआ, ये बताना। एयर इंडिया तियारा हादसा मामले पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का बयान आया है। बयान के मुताबिक मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पायलट और को पायलट को जांच तक ड्यूटी से हटा दिया गया है। इस मामले पर डीजीसीए को जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि तिरुचिरापल्ली से एयर इंडिया का एक तियारा उड़ान भरते वक्त दीवार से टकरा गया था, जिसके बाद इस तियारे की मुंबई हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग कराई गई थी। तियारा तिरुचिरापल्ली से दुबई जा रहा था और उसमें सवार सभी 136 मुसाफिर महफूज हैं और उन्हें दूसरी परवाज से दुबई के लिए रवाना किया जा चुका है। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले विक्रम सिंह मल्होत्रा की मौत सांप पकड़ने से नहीं बल्कि सांप के साथ स्टंट करने से हुई है। विक्रम सिंह की आखिरी वीडियो सामने आने के बाद ये पता चला है। इस वीडियो में विक्रम सिंह अपने दोस्तों के साथ एक कमरे में बैठकर मुख्तलिफ सांपों के साथ खेल रहा था। विक्रम की इस वीडियो के आने के बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गुज़िश्ता हफ्ते 3 अक्टूबर को यह हादसा पेश आया था। विक्रम की मौत सांप पकड़ने की वजह से हुई, ऐसा पुलिस को बताया गया था। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बेलगाम हैं। आज फिर पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे और डीजल की कीमत में 29 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत मुल्क की दीगर रियासतों में कीमतों में इजाफे का सिलसिला बरकरार है। बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। पेट्रोल को मेरे ख्याल से जीएसटी के अंदर लाना चाहिए गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट जो उसके ऊपर वैट लेती है, टैक्स लेती है, उसको थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट तो 2.5 रुपए कम कर दिए, अब दिल्ली स्टेट ने नहीं किया है कम। बाकी यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ उन्होंने 2.5 रुपए कम किया है। तो दिल्ली स्टेट को भी सोचना चाहिए कि थोड़ा पैसे और कम किए। मोदी सरकार को सोचना चाहिए आम आदमी का क्या हाल हो रहा है। वैसे ही इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, इस बारे में उनको सोच के करना चाहिए। उनका एक नारा था सबका, वो बोलते थे कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ हो रहा है विकास? ये तो और आम जनता मर रही है डेली के डेली। क्या करेंगे इसके बारे में? सरकार को जाना चाहिए। सरकार ज्यादा पैसे खा रही है इसमें, नहीं तो 45 रुपए मिलना चाहिए। कांग्रेस के जमाने में 71 रुपए था पेट्रोल, डीजल 54 रुपए था, आज 84 रुपए पहुंच रहा है।
1.5 रुपये घटा दिया, बस छुट्टी। दिल्ली में हमारे नुमाइंदे रवि कुमार मिश्रा ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर लोगों से बातचीत की। दिल्ली में आज पेट्रोल 82.54 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है और महंगाई आज फिर से आसमान चूम रही है और लोग काफ़ी परेशान है। ये बात करते हैं उनसे। सर, आज भी पेट्रोल में इजाफा हुआ है 12 पैसे का, क्या कहना चाहेंगे? भाई सरकार दाम बढ़ाना सरकार के ऊपर है, घटाना भी सरकार के ऊपर है, बट ये डिपेंड करता है बाज़ार पर, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के कीमतों पर। इसमें हमारी मजबूरी है तो तेल लेना तो ज़रूरी है, ये तो लेना ही पड़ेगा, मोटरसाइकिल चलानी है तो अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में। आप मजबूरी है, चलानी तो पड़ेगी मोटरसाइकिल। रुपये की कीमत भी घट रही है डॉलर के मुताबिक, शायद इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है पेट्रोल के प्राइस पर। शायद बिल्कुल पड़ता होगा, बाज़ार के अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की कीमतों पर, डॉलर की कीमतों के बिल्कुल पड़ता होगा, बैरल पर पड़ता होगा। तो सरकार से क्या उम्मीद है आप? सरकार से उम्मीद हर कोई अच्छी ही करता है। अभी ये सरकार खरी उतरती है नहीं उतरती है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, सरकार की अपेक्षाएं सरकार से अपेक्षाएं बहुत होती हैं, लेकिन मुश्किल से उतर पाती है हर सरकार से, कोई जनता की अपेक्षाओं पर मुश्किल उतर पाती। भाई सरकार से पूरी अपेक्षा है जनता को, उम्मीद है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट होगी और कहीं ना कहीं महंगाई से आम जनता को राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। बीजेपी की हलीफ जमात शिवसेना ने अपने अखबार सामना में रुपए के कदर में जारी गिरावट के मामले में बीजेपी हुकूमत पर तंज किया है। सामना अखबार के जरिए शिवसेना ने कहा है कि बैरून ममालिक से काला धन वापस लाने का वादा करने वाले कहां है। हर शख्स के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा कराने की यकीन दहानी कराई गई थी, मगर आज ये हाल है कि आम आदमी की जेब और अकाउंट दोनों खाली है। सामना ने तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के सिलसिले में भी बीजेपी को निशाना बनाया है। सामना ने बीजेपी हुकूमत पर तंज के तीर चलाते हुए लिखा कि मौजूदा मरकजी हुकूमत तेल की कीमतों और रुपए की गिरती कदर को रोकने में नाकाम साबित हुई है। उत्तर प्रदेश में आईन और कानून की अबतर हालत के सबब अमन पसंद लोगों में मायूसी में मुब्तला है। मुस्लिम तबके के लोग मानते हैं कि मौजूदा हुकूमत उनके साथ गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी रवैया इख्तियार कर रही है। पुलिस के जरिए बेगुनाहों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से पोशीदा नहीं, छुपा हुआ नहीं। पुलिस है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो चुकी है। मारूफ सहाफी वंदना मिश्रा के मुताबिक पुलिस बेगुनाहों को पकड़कर इसलिए मार देती है कि मुजरिम उसकी पहुंच से दूर है और इसे एनकाउंटर दिखाकर इनाम और तमगे हासिल करने होते हैं। सिर्फ वंदना मिश्रा ही क्यों, बल्कि कई सहाफी और दानिश्वर यही कहते आ रही हैं। हाल ही में मगरिबी यूपी के कई इलाकों का दौरा करने वाले सहाफी और कलमकार हैरत ज़दा हैं और कहते हैं कि खुलेआम तशद्दुद बर्पा किया जा रहा है। हुकूमत अहले तशद्दुद की पुष्ट पनाही कर रही है। सरकारी आतंक की वजह से जो एक माहौल क्रिएट किया गया है, पूरे छोटे छोटे गिरोह बना करके मालूम जानबूझ करके अक़लियतों पे जो हमले किए जा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, बहुत कम है। ये पुलिस बेलगाम हो गई है, ये पैसा वसूलती है और इसने गुंडई के तहत मारा है विवेक तिवारी को, प्रशांत चौधरी ने। उसके बाद नौशाद और मुस्तकीम का केस पहले हो चुका था, उसके बारे में हमको पता चला कि कहानी कुछ और है। अमरीश मिश्रा ने मंगल पांडे सेना इसलिए बनाई थी कि वीएचपी, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और दूसरी ऐसी ही तंजीमों के खिलाफ खड़े होकर दबे कुचले लोगों की हिमायत की जा सके। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि अतरौली में अमरीश मिश्रा पर ही जानलेवा हमला तक कर दिया गया। इंतहा तो ये हो गई कि जब उन्होंने रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की तो उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। 1 साल का आंकड़ा है इस गवर्नमेंट का, 2200 इनकाउंटर हुए 1 साल में, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम है, देन उसके बाद दलित है, उसके बाद अदर है। मुस्लिमों को देखना चाहिए कि किसी एक धर्म पे कास्ट नहीं, धर्म पे टारगेट किया जा रहा है। इस गवर्नमेंट का ये काम है। बजरंग दल वाले जो ये कर रहे हैं, घेर घेर के मार रहे हैं, ये क्या अपराध नहीं है?
ये क्या साधु संत वाला काम कर रहे हैं? ये कौन शरीफों वाला काम है कि पूरे पूरे गुंडों झुंड के रूप में निकले और एक आदमी को पकड़ लिया, अगर ये मालूम हो कि मुसलमान है तो उसको मार ही डाला, वरना बुरा। अभी गली परसों की अलीगढ़ की घटना देख लीजिए, पंकड़ी पाठक, अमीश मिश्रा, ये पूरा ग्रुप गया था जिसमें एक भी मुसलमान नहीं था, और इन लोगों ने सिर्फ इसलिए कि उन मुसलमानों की हमदर्दी में ये ग्रुप गया था, इस तरीके से घेर के बुरी तरह मारा। अमरीश मिश्रा के साथ जो कुछ हुआ, अगर वो सुन लिया जाए तो यही कहना पड़ता है कि अब आईन और कानून, दस्तूर और जमहूरियत सिर्फ किताबों में मौजूद है। जब सब कुछ आला मनसबों पर बैठे लोगों के इशारे पर हो तो कोई करे भी तो क्या। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि मुल्क और प्रदेश की भलाई इसी में है कि सबको साथ लेकर चला जाए। गौर करना चाहिए बरसर इख्तिदार हुकूमत को कि वो अपनी रविश तब्दील करे और उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी मज़ाहिब के लोगों को इंसाफ दे सके, सबके हकूक़ की बाजियाबी कर सके। कैमरामैन एसके वर्मा के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। हलाल सरमायाकारी के नाम पर धोखा देने के मामलात ने कर्नाटक के मुसलमानों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। हालिया महीनों में एक के बाद एक धोखाधड़ी के मामलात सामने आए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? बेंगलुरु के अवाम, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए चंद वाकयात परेशानी का सबब बने हुए हैं। शहर में चंद कंपनियों ने हलाल सरमायाकारी के नाम पर गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को धोखा दिया है। इस धोखाधड़ी से मुतासर अफराद अब पुलिस स्टेशन और अदालतों के चक्कर काट काट कर परेशान हो रहे हैं। ये अफराद अपनी मेहनत मजदूरी का पैसा, खून पसीने से कमाया हुआ पैसा गंवा बैठे हैं और अब बेबसी के आलम में सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के मुंतजिर है। हमारी बहुत सेविंग्स, हमें दाल को मेहनत के पैसे, बच्चों के फीसों को बनने के पैसे, शोहर को झूठ बोलने के पैसे, सब हमें बचा को डाली। जरा हमारे से तुम्हें मदद करो, हमें बहुत मजबूर है, बहुत परेशान है, सब बहुत परेशान है। 2.5 लाख सर, मेरा 600, मेरे बच्चों का फ्यूचर के वास्ते, मेरा घर का किराया और मेरे बच्चों के फीस के वगैरह होता है करके मैं सोच के डाली। सारा रोड की हो गई। मैं परसों से सुसाइड करने ही चले गई थी। मैं मुतासरा अफराद के हक में आवाज उठाने वाले कहते हैं कि बेंगलुरु और दीगर शहरों में कई हजार अफराद ने धोखा खाया है। बगैर तहकीक किए सरमाया लगाना, कम वक्त में ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच, कंपनियों के बुलंदबांग वादों पर भरोसा कर लेना अवाम के लिए धोखे का सबब बन जाता है। ये जो धोखे में आने के लिए ये लोग जो इस्तेमाल किए हैं कि जो बड़े बड़े कंपनीज के हलाल इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े कंपनीज का ये लोग नाम लिए, जैसे कि अरफा स्कूल या इस्लामिक वर्ल्ड। अब पता चला कि वो भी बेचारे धोखे का है। इसकी जांच होने के बाद पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत। मैं अभी हाल ही में जो है एम्बिडेट कंपनी जो है, इसके मालिकान जो है, कंपनी भी बंद हो गई और वो फरार भी हो गए। आला वेंचर्स कंपनी भी बंद हो गई, लोग भी किसी को नहीं मिल रहे हैं। अजमीरा है, ऐसी कई कंपनियां हैं। अब नई नई ये कंपनियां हैं, मॉर्गनल, ये सब कंपनियां जो है लोगों के पास बहुत बड़ा नफ़ा देने के और ख़ास तौर से ये वादा करते हैं कि ये जो है इस्लामिक तरीके से और हलाल इनकम है। मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि जिन लोगों ने पैसा डाला है, पैसा डालने से पहले देख लें कि ये कौन लोग हैं जो कंपनियां चला रही हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है और कहाँ ये पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई भी कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड नहीं है और ना ही सीबी में रजिस्टर होती है। मुतासरीन ने पुलिस स्टेशन के अलावा रियासती अक़लियती कमीशन में भी शिकायत दर्ज करवाई है। वज़ीर-ए-आला HD कुमारस्वामी और आला पुलिस ऑफिसर्स को भी इस मसले से वाकिफ करवाया गया है, लेकिन अब तक मुतासरीन को किसी तरह की राहत नहीं मिल पाई है। हमें तो अपनों ने ही लूटा के मिस्ताक मुतासरा अफराद अब अपने किए पर पछता रहे हैं। दूसरी जानिब ये सवालात भी उठ रहे हैं कि हलाल सरमायाकारी के नाम पर धोखा देने का ये सिलसिला आखिर कब बंद होगा। और सबसे बड़ा सवाल कि मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम लीडरान आखिर इस अहम मौजू पर यूं खामोश क्यों बैठे हैं? ये लोग अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई ने मुल्क की अदालतों में ज़ेर इल्तवा करोड़ों मुकदमात की जल्द समाअत के लिए एक नया फार्मूला तजवीज़ किया है।
इस फॉर्मूले के तहत जजों को छुट्टी नहीं देने का फैसला किया गया है। खबरों के मुताबिक रंजन गोगोई ने 3 अक्टूबर को चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अलावा निचली अदालतों में भी जेर इल्तवा मुकदमात को जल्द से जल्द निपटाने की समित में ठोस कदम उठाने का इशारा दिया था। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मशहूर शायर निदा फाजली का योम पैदाइश आज है। अदबी दुनिया समेत बॉलीवुड की दुनिया में निदा फाजली की कमी आज शिद्दत से महसूस की जा रही है। पद्मश्री, साहित्य अकेडमी और मीर तकी मीर अवार्ड से निदा फाजली को सरफराज किया गया था। निदा फाजली का असली नाम मुक्तदा हसन था। वो 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में पैदा हुई थी। बॉलीवुड के फिल्मी दुनिया के लिए बाज यादगार गीत तख्लीक करने के अलावा उनके लिखे गए दोहों और गजलों को जगजीत सिंह ने लाखों लोगों तक पहुंचाया। उनके वालिद भी शायर थे। उनके खानदान के बाकी अफराद पाकिस्तान मुंतकिल हो गए, लेकिन निदा फाजली हिंदुस्तान ही में रहे। अमेरिका हिंदुस्तान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की तैयारी में है। ईरान से तेल और रूस से S-400 दिफाई निजाम खरीदने के मामले पर अमेरिका सख्त नाराज नजर आ रहा है। अमेरिकी वजारत खारजा की तर्जुमान हेथर न्यूरॉट ने बयान दिया है कि तादीबी कार्रवाई के सवाल पर सदर ट्रंप ने जवाब दिया है। सदर ट्रंप ने कहा है कि बहुत जल्द हिंदुस्तान को इसका पता चल जाएगा। मलेशिया की हुकूमत मौत की सजा खत्म करने का इरादा रखती है। जराये के मुताबिक मलेशिया की काबीना ने मौत की सजा दिए जाने का अमल खत्म करने पर इत्तेफाक किया है। इस सिलसिले में कानूनी बिल 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले पार्लिमानी इजलास में पेश किया जाएगा। मलेशिया में अनकरीब सजाए मौत पर फुल स्टॉप लग जाएगा। सजाए मौत पर रोक लगाने के मामले में मलेशिया की काबीना में एक राय है। वजीर कानून लिउ विव क्यूंग ने गुज़िश्ता दिनों मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने मजीद कहा कि इस हवाले से कानूनी बिल 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले पार्लिमानी इजलास में पेश किया जाएगा। लिउ विव क्यूंग ने मुजवजा बिल के मंजूर होने तक सजाए मौत पर अमल दरामद न करने की भी हिदायत दी है। मलेशिया में इस वक्त 1200 से ज्यादा अफराद सजाए मौत पर अमल दरामद के मुंतजिर हैं। लिउ विव क्यूंग ने मजीद कहा कि इस हवाले से पार्डन बोर्ड यानी सजा माफ और कम करने वाले बोर्ड को ऐसे तमाम मामलों पर गौर करके इसका निपटारा करने को कहा गया है। मलेशिया में अगवा, कत्ल, मुल्क से गद्दारी और मनशियात की स्मगलिंग समेत मुख्तलिफ संगीन जुर्म के लिए सजाए मौत दी जाती है। इधर एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। एमनेस्टी ने इसे जुर्रतमंदाना और गैर मामूली फैसला करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।